नमस्कार दोस्तों। क्विज 247 के जीके सीरीज 46 में सेट नंबर 46 में आपका स्वागत है, जहां हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं बार बार पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं आगे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पहले लाइन पे। बिना विलंब के आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी बहुत ही मदद करेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? हवार्ड फ्लोरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर और एडवर्ड जेनर। इसका सही जवाब क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी इसका सही जवाब है। और पेंसिलिन क्या है? एक तरह का एंटीबायोटिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड। दोस्तों इसका जवाब को पता होता है तो कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या फिर डी लिखकर इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? कर्नाटक, सी इसका सही जवाब है। अच्छा, कर्नाटक में अगर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा 2-3 और राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत फेमस है, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, वो कौन कौन से हैं? एक का नाम है कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है बानरघट्टा, बानरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा है बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? नागरहोल, कुंद्रेमुख, बानरघट्टा और बांदीपुर। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो केरल में है और कर्नाटक में और बहुत फेमस हैं। तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4-3 की बात करते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब दोस्तों कावेरी। अच्छा, कावेरी नदी जो है यहाँ पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है और ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, यानी बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ पर जो जल के द्वारा बिजली बनता है वो शिव समुद्रम जलप्रपात पर बनता है। और ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। अच्छा, कावेरी नदी पर आते हैं तो कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो ये कर्नाटक में भी बहती है और थोड़ा सा पार्ट इसका तमिलनाडु में भी है। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक में ये कावेरी नदी बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। प्याज का खाद्य भाग होता है, प्याज का कौन सा भाग को खाया जाता है? तना, पुष्प, जड़ और पत्ता। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पत्ता, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। कैडमियम, कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? इटाई, अस्थमा, मिनी माता और मधुमेह। ये 4 बीमारी के नाम दिए गए। मिनी माता क्या हो? जिसको हम लोग छोटी माता बोलते हैं, मिजिल्स जिसको बोलते हैं, चेचक। ठीक है, तो कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है दोस्तों इटाई कैडमियम प्रदूषण से होता है। और इसमें रोग में क्या होता है कि जो पीठ का रीढ़ होता है, ठीक है, या फिर जो बॉडी के जहाँ हड्डी के जॉइंट्स जोड़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। दोस्तों उससे पहले का आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे न्यू है, चैनल पे न्यू है और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो और आपका क्विज 247 से अटैचमेंट बना रहे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में देखा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो भारत का भ्रमण करने वाला हेनसांग, मार्को पोलो, फाहियान और मेगास्थनीज। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है फाहियान। फाहियान सबसे पहले चीनी यात्री थे जो कि भारत का भ्रमण किए थे। और वो किस जगह भ्रमण किए थे? वो कपिलवस्तु एक जगह है, क्या नाम है? कपिलवस्तु, वहाँ का भ्रमण किया था जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता है। ठीक है, अच्छा फाहियान जो थे चीन से एक बौद्ध भिक्षुक बन के आए थे इंडिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है? किस राज्य की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी, यानी इंग्लिश बोली जाती है इन राज्यों में से। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और नागालैंड। दोस्तों इसका जवाब पता होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और नागालैंड। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड में अंग्रेजी बोला जाता है। अच्छा, केरल में क्या बोला जाता है? तो केरल में मलयालम बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है। महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल और नागालैंड में अंग्रेजी। तो बेसिकली 2 राज्य जो हैं इनके, इनमें से इनके अलग अलग भाषा, जैसे केरल में मलयालम और नागालैंड में अंग्रेजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा है। ठीक है, 1955, 1945, 1950 और 1947। इनमें से बताना कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है
देखो 24 अक्टूबर की बात है, 24 अक्टूबर की बात है वो 1945 को, जबकि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। इसका जवाब क्या हो गया? बी। अच्छा, थोड़ा बहुत हम लोग यूएन के बारे में जान जाते हैं। देखो यूनाइटेड नेशंस जो हुआ था ये एक ना एजेंसी है, जो ये इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका मुख्य कार्य क्या है कि पूरा वर्ल्ड में सुरक्षा को देखना, वर्ल्ड का आर्थिक जो भी इनके मेंबर बने हैं आर्थिक विकास को देखना, तीसरा ह्यूमन राइट यानी जो मानव अधिकारता है उसके बारे में बात करना, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। तो इनके कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल पीस इनका चाहिए, इंटरनेशनल पीस चाहिए के लिए बना है, सिक्योरिटी के लिए बना है, ठीक है, आर्थिक इकोनॉमिकल ग्रोथ आर्थिक विकास के लिए है, और चौथा है कि ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार के लिए। ये इनका एम है कि इनका संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत ही आसान है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। सलारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सलारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? मैसूर, बेंगलुरु, हैदराबाद और गोवा। इसका सही जवाब क्या है? हैदराबाद। सी इसका सही जवाब है। अच्छा, हैदराबाद किस नदी पर? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक नदी का नाम है मूसा, कहीं कहीं आप मूसी भी देखिएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। मूसा ऐसे नाम है, लेकिन मूसी नदी आप ज़्यादा देखिएगा, तो मूसी नदी पर ये बसा है हैदराबाद, ठीक है। और ये म्यूजियम जो है वो भी मूसी की नदी के किनारे ही है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, हलवा टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में कई बार देखा जा चुका है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? सूरदास, कालिदास, प्रेमचंद और कबीरदास। इसका सही जवाब क्या है? कालिदास। बी इसका सही जवाब था। दोस्तों इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया पहले लाइन पे, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तीसरा आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि अगर कुछ और चाहते हैं आप लोग कि इस टाइप से डिटेल में और भी कुछ पढ़ाई हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि मैं उस चीज़ को ज़रूर आप लोग के सामने लाऊं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लेकिन बहुत हल्का क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन, कई बार एग्जाम में देखा गया है। सिस्मोग्राफ, आमीटर, बैरोमीटर और आर्द्रता मापी। इसका सही जवाब क्या है? सिस्मोग्राफ। ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों सिक्किम। सी इसका सही जवाब है, ठीक है। सही जवाब क्या है इसका? सिक्किम। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अच्छा, एक कभी कभी क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि नाथुला दर्रा की ऊंचाई कितनी है? तो ये 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। कितना है? 14,200 फीट की ऊंचाई पर ये दर्रा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 15 जून 1946, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1952 और 26 जनवरी 1950। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? डी। 26 जनवरी 1950 को संविधान जो हमारा पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ियों देर तक नहीं थकते? यानी जो प्लेयर्स होते हैं, कौन सा ऐसा तत्व है जो उनको पर्याप्त होता है उनके बॉडी में, जिनसे उनके जो मसल्स होते हैं, मांसपेशी होती है, बहुत जल्दी नहीं थकता, ठीक है। बायोटीन है, एनिमो एसिड है, ग्लाइकोजन है और नियासिन है। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है सी, दैट इज व्हाट? ग्लाइकोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक कौन हैं? इसमें से बताना है कि किसने पोलियो वैक्सीन की खोज की है। अल्बर्ट साबिन, डॉक्टर जोनास साल्क, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर जोनास साल्क। इन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। अच्छा, एक नया क्वेश्चन यहाँ ये जानते हैं कि पोलियो किस देश में और कब आया सबसे पहले? तो बात है 1960 में। बात कब की है? 1960 की, जब पहला केस चेकोस्लाविया कंट्री में देखा गया था। क्या नाम था कंट्री का? चेकोस्लाविया। इस देश में सबसे पहला केस देखा गया था पोलियो का। क्लियर है दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक करेंगे, इससे हमें कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, बट परीक्षा में कई बार देखा गया है और कॉमन सा क्वेश्चन है। ऑर्निथोलॉजी, कैलोलॉजी, माइकोलॉजी और पोमोलॉजी। इसमें से बताना है कि सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं।
इसको कहते हैं ऑनिरोलॉजी। ए इसका सही जवाब है। सपनों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑनिरोलॉजी। अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या कहते हैं। कैलोलॉजी क्या होता है? कैलोलॉजी होता है मनुष्य की जो सुंदरता होता है, मनुष्य का जो सौंदर्य है, उसके अध्ययन को कैलोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। माइकोलॉजी नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, साइकोलॉजी बोल सकते हैं, जिससे माइंड के, किसी के दिमाग के अध्ययन को साइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी नाम का कोई वर्ड नहीं है। बात रही पोमोलॉजी की, तो पोमोलॉजी बोलते हैं किसी भी फल या इनकी खेती से जुड़ी हुई जो अध्ययन होती हैं उनको पोमोलॉजी बोलते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या था? ऑनिरोलॉजी, जिसको सपनों का अध्ययन बोला जाता है। ए इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गान है, क्या है? वंदे मातरम। समझिएगा, राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? वंदे मातरम। इसके रचयिता कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज कई लोग करते हैं इसमें। विभूति भूषण बंदोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी, दैट इज व्हाट, बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, उन्होंने कब ये लिखा, कब था? जो वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा कब था? तो ये लिखा था, सबसे पहले इन्होंने ये लिखा था 1870 ईस्वी में लिखा था। और किस भाषा में लिखा गया था? तो भाषा था संस्कृत। क्या था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? वंदे मातरम हिंदी जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो संस्कृत में लिखा गया था। और कब लिखा गया था? 1870 ईस्वी में। अच्छा, इनका जो खुद का अपना एक नॉवेल था वो था आनंद मठ। क्या नाम था? आनंद मठ। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो राष्ट्रीय गान वंदे मातरम है उसको आनंद मठ में कब शामिल किया गया? समझिएगा कि आनंद मठ जो एक बंगाली नॉवेल है उसमें वंदे मातरम को कब शामिल किया गया? तो ये था 1882 ईस्वी में। कब किया गया था? 1882 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि वंदे मातरम के जो पहला गाया गया था वो किन के द्वारा गाया गया था? तो वो गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और वो कब गाया था? 1896 को। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी और आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए, तो सबसे पहले गाया गया था 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आनंद मठ जो एक बंगाली नॉवेल था बंकिम चंद्र चटर्जी का, उनमें इसको शामिल किया गया था वंदे मातरम को 1882 में। और लिखा कब गया था? लिखा गया था 1870 ईस्वी में। किस भाषा में? तो संस्कृत में। किनके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 18 पे आते हैं। चिदम्बरा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चिदम्बरा पुस्तक के रचयिता कौन है? महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद्र और रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही जवाब दोस्तों है सुमित्रानंदन पंत। दैट इज व्हाट, बी इसका सही जवाब है। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उकाई परियोजना किस नदी पर? उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और यमुना। इसका सही जवाब क्या है? ताप्ती। ताप्ती नदी इसका सही जवाब है। अच्छा, ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात को जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच ताप्ती नदी है। और ये गिरती किस खाड़ी में है? ये गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? जया बच्चन, नरगिस दत्त, हेमा मालिनी और जयललिता। यानी ये 4 एक्ट्रेस का नाम दिया गया, अभिनेत्रियों का नाम दिया गया है जो सबसे पहले राज्यसभा के लिए नामित की गई थी। इनका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब है बी, दैट इज व्हाट, नरगिस दत्त। बी इसका सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल आइकन दबा दिए होंगे ताकि फिर से जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। विश्व को बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार देखा जा चुका है, हर बुक में मिलेगा। विश्व एवं एशिया का छत किसे कहा जाता है? लोएस पठार, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब क्या है? पामीर का पठार। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का पहला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ था? मतलब रिजर्वेशन की बात कर रहा है, रिजर्वेशन की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र कहाँ था? तो वो सही जवाब क्या है? नई दिल्ली। क्या सही जवाब है? नई दिल्ली। तो अच्छा, ये जो आरक्षण केंद्र था वो किस चीज़ का आरक्षण केंद्र था? वो आरक्षण केंद्र रेलवे का। अब क्वेश्चन ये आता है कि नई दिल्ली में जो आरक्षण केंद्र खोला गया था ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 20 फरवरी
1986 को। कब हुआ था? 20 फरवरी 1986 को स्टार्ट हुआ था। तो भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र ऑनलाइन जो रिजर्वेशन होता था वो कहाँ? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? ये IRCTC इंडियन रेलवे के द्वारा। कब? 20 फरवरी 1986 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? मांसपेशी, थैकोफाइट, क्रेप्टोगेम और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है क्रेप्टोगेम। सी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 24 और आज का वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में नॉट लेस देन 20 टाइम्स पूछा गया है। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून, 5 अगस्त, 21 अप्रैल और इनमें से 1 मई। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है 1 मई। तो डी इसका सही जवाब था। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश में 5 सूर्य निकलता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस देश में 5 सूर्य निकलता है? रूस, चीन, ताइवान और जापान। तो देखो हुआ क्या, 5 सूर्य ऐसा होता है कि कभी कभी उस देश का एक शहर है जहाँ पर कभी कभी 5 दिन का एक समय होता है जहाँ पर सूर्य 5 टाइप से 5 जगह दिखाई पड़ता है। तो वो देश किस देश में? चीन में। चीन पूरी कंट्री में 5 सूर्य नहीं दिखता। चीन के एक शहर है जिसका नाम है सिंग नुंग चू। ये कंट्री शहर है जो कि साउथ चीन है, दक्षिणी चीन में पड़ता है। वहाँ पे दिन में एक समय ऐसा आता है जहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से सूर्य एक नहीं 5 सूर्य दिखते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या था? बी, दैट इज व्हाट, चाइना। तो ये बात सही है, इसलिए आप थंबनेल पे क्वेश्चन भी होगा तो ये आप बिल्कुल गलत ना समझें कि 5 सूर्य किस देश में निकलता है। इसका जवाब क्या है? चाइना। और कौन सा देश में, सिटी में? पूरी चाइना में नहीं दिखता, वो दिखता है सिंग नेव चू में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर डालेंगे। अगला वीडियो आप किस टाइप का चाहते हैं वो भी आप जरूर बताएंगे, हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, कल नहीं परसों मिलेंगे फिर से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।